हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तो खत्म हो चुकी थी। भाई हस्बैंड भी इसका वेट कर रहा होता है जैसे ये बाहर आती और इसे देखने के बाद ही गुस्सा आ रहा होता है कि किस तरह की सोच मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर बनाई हुई थी कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर वगैरह चल रहा है। तो बोल देती है कि मेरे पीछे पीछे मत चलो बल्कि मुझसे 2 फीट दूर रहकर चलो। अब वो भी इतना दूर रहकर चलने लग जाता है। फिर से इसे गुस्सा आता है और बोलने लग जाती है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता बल्कि उसकी भी तो नीयत खराब हो सकती है ना, मैं उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ। पर तुम्हें तो क्लियर कर देना चाहिए था, तुम्हें बता देना चाहिए था कि वो क्या है। तो कहीं लगती है कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड का राज कैसे बता सकती थी। आखिर उसने मुझसे प्रॉमिस लिया हुआ है तो मैं उसके राज को ऐसे थोड़ी ना खोल सकती हूँ। ये कहकर चुप करवा दिया। तो फिर कहने लगती है कि चलो चलो ना जल्दी घर जाकर कुछ खाते हैं। वो भी बड़े खुश होकर अपनी वाइफ के साथ साथ जाने लगते हैं हाथ पकड़कर। इधर डोंगजिन दिखाया जाता है जो बैठकर अपनी बॉस को देख रहा होता है और उसके ऊपर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल देता है ताकि लोग ऑर्डर करवाना चाहे तो उस प्रोडक्ट का ऑर्डर करवा ले जो भी ये जिम का पाउडर सेल कर रहा था। और जैसे इसकी मॉम आती है तो बड़ा खुश होकर अपनी मॉम को बता रहा होता है कि आप अमीर होने वाली हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि हम इन्फ्लुएंसर बन गए। तो वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर होता है, इन्फ्लुएंसर नहीं होता। और फिर ये भी कहने लगता है कि आपको ये वाला बैग यूज करने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको मैं ब्रांड वाला बैग लेकर दूंगा। ये कहकर पहले वाला बैग को फेंक रहा होता है पर उसकी मॉम तो उससे वो वाला बैग खींच लेती है और कहने लगती है कि ना इसको नहीं मैं फेंक सकती, जब लेकर आओगे तब सोच भी लूंगी। और फिर जब अपनी दोस्तों के साथ होती है तो इन्हें ये होता है कि मैं पूछूं तो सही ब्रांड के बैग की प्राइस कितनी होती है। तो पूछने में पता लगता है कि 2-3 मिलियन वॉन तो होती है। अब ये सुनते कहने लगती है कि मैं तो 30 kg के खाने की चीज ना ले आऊं, इससे अच्छा तो। ये सुनते हंसने लगती है उसकी दोस्तों। कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड क्या लेकर दे रहा। तो कहने लगती है कि मैं मरकर वापस से जिंदा हो जाऊंगी पर मुझे वहाँ से कभी बैग नहीं मिलेगा। अब ये कहकर डोंगजिन का बताने वाली होती है पर कहती है कि खैर छोड़ो, अगर मिल गया तो बता दूंगी। अब ऐसे मॉम की मामू से कहने लगती है कि वैसे मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए पर सोक्यू के लिए क्या हमें किसी ब्लाइंड डेट का अरेंज करना चाहिए। ये सुनकर तो सोक्यू की मॉम भी सोचने लगती है कि हाँ ऐसा करना तो चाहिए। और इधर सोक्यू दिखाई जाती है जो सेओंग्यो के साथ आ रही होती है वापस। तो आगे से उसको उसकी मॉम मिल जाती है जो दोनों को साथ देखकर पूछती भी नहीं है कि तुम दोनों साथ क्यों, क्योंकि उनकी तो आदत बन चुकी थी इन दोनों को साथ देखने की। पर ये दोनों अपने आप को क्लियर करने लगते हैं। इससे पहले उसकी मामू से चुप करवा कर कहती है कि मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट चीज पूछने के लिए आई हूँ, क्या तुम ब्लाइंड डेट के लिए जाओगी। ये सुनते सेओंग्यो सबसे ज्यादा शौक होता है और पूछने लगता है कि ब्लाइंड डेट। तो वह कहती है कि तुम कितने शौक हो रहे हो। पूछा तो मैंने सेओंग्यो से है। सेओंग्यो कहती है कि नहीं मॉम, इस बारे में हम घर जाकर बात करते हैं। पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे यहीं पर आंसर चाहिए, जो लोग मिलना चाहते हैं उन्हें भी जवाब चाहिए। मॉम की मॉम को भी मैंने बताना है। वैसे तो वो मॉम को ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती थी पर मॉम ने साफ मना कर दिया। पीछे से मॉम भी आ जाती है और कहती है कि मुझे। और वैसे दिखा जाता है कि दोनों के साथ ही ऑफिस में आ चुकी थी और मसाज चेयर पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम दोनों ने नाइट साथ में स्पेंड किया ना, तो क्या बना, क्या तुम दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये बात सुनते ही सोक्यो कहने लगती है कि हमने एक जगह पर नाइट स्टे तो किया है पर अलग अलग रूम्स में। तो कहती है कि मैंने ये नहीं पूछा बल्कि मैं ये पूछी हूँ कि तुम दोनों डेट कर रहे हो या नहीं कर रहे। अब यहाँ पर सेओंग्यो उसे बता देता है कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो तो बड़ी खुश होती है, कहती है कि फाइनली ये हो गया। तो सोक्यो कहती है कि क्या मतलब फाइनली। तो वो कहती है कि बचपन से तुम दोनों ये बात क्या सुन नहीं रहे हो। तो दिखाया जाता है कि बचपन में जब दोनों साथ में शीशा ले रहे होते हैं तो तभी बच्चे इनके लिए एक ऐसा सॉन्ग सिंग कर रहे होते हैं जिसमें किसका वर्ड आ रहा होता है। और इसी वजह से सोक्यो को उन बच्चों पर गुस्सा आता है। वो उनके पीछे लग जाती है और सेओंग्यो ये देखकर रोने लग जाता है। अब बच्चे कह रहे होते हैं कि देखो रोतू बच्चा रोने लग गया। और यहीं पर मॉम भी ये सब कुछ देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है। मॉम उस टाइम पर इनकी फ्रेंड नहीं थी। और फिर जब दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं तभी बच्चे आकर कहने लगते हैं कि तुम दोनों साथ में घर क्यों जा रहे हो। तो वह कहती है कि हम दोनों का घर साथ साथ है, इसी वजह से साथ में जा रहे हैं। तो बच्चे कहने लग जाते हैं कि लड़का लड़की का साथ होना अच्छी बात नहीं है। इतने छोटे से बच्चों के माइंड में भी ये बात भरी हुई थी, इसी वजह से सोक्यो वापस उनके पीछे लग जाती है और ये सब भी दूर से खड़े होकर मॉम देख रही होती है। अब ये लोग हाई स्कूल में पहुंच चुके थे। वहाँ पर भी सोक्यो जब सेओंग्यो के पास आती है तो क्लास के बच्चे इन्हें वापस से टीज करने लग जाते हैं कि तुम दोनों के एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो वह कहती है कि मैं तो इसे नंगू पंगू देखने के बाद भी इम्प्रेस नहीं हो पाई तो डेट कैसे कर सकती हूँ। ये कहकर जाने लगती है और मॉम भी इसके पास से गुजरती है। तब तो मॉम इनकी फ्रेंड बन चुकी थी। मॉम इनको यही सब बातें याद करवा रही होती है और इन्हीं बातों को सुनकर सेओंग्यो जब कोई बात करता है तो वह कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गन वगैरह मिल जाएगी, मैं इसे शूट करना चाहती हूँ। तो मॉम कहती है कि मुझे इसके लिए ना पुलिस वाली बनना पड़ेगा, वो तो मैं बनी नहीं हूँ। पर इसकी आज की ड्रेसिंग को देखकर पूछने लगती है कि आज तुम कहाँ पर गई थी जो इस तरह का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो बताती है कि मैं अपने इंटरव्यू के लिए गई थी। अब इंटरव्यू का सुनते इसके माइंड में एक ही बात आती है कि क्या तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। तो कहती है कि जाहिर सी बात है एक्सेप्ट हो गई। ये तो उसके लिए काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर पूछने लगती है कि क्या तुम सच में चली जाओगी इतनी दूर। तो कहती है कि हाँ। पर फिर सोक्यो को ये होता है कि इतने पास से पेंगुइन को देखेगी क्योंकि सर्दी वाले एरिया में जा रही थी। अब ये भी पेंगुइन का सुनकर सोचने तो लग जाती है। अब जब घर जाती है तो योंदो पहले से घर पर होते हैं जिसके साथ ये आते साथ मिलते उसे घुमाते और उसे बातें वगैरह करने लग जाते हैं। पूछते हैं कि तुमने घर पर सारा दिन क्या किया। तो वो बताती है कि मैंने यानमा के साथ काम करवाए थे। ये सुनते कहने लगते हैं कि मॉम आप क्या सिंड्रेला वाली स्टेप मॉम बन गई, काम क्यों करवाया आपने। पर योंदो खुद ही कहने लगती है कि मुझे वो काम करने में अच्छा लग रहा था, इसी वजह से मैंने बोला कि मैं आपकी हेल्प करवाना चाहती हूँ। मैंने हेल्प की। तो मॉम की मॉम कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची से काम करवाऊंगी। तो वो कहती है कि मैं तो कंफर्म करी थी मॉम, मुझे पता है। और मॉम वापस से अपना एडिटिंग करने का काम करने लगती है। तो ये देखकर मॉम उसे पूछने लगती है कि
यंदो क्या तुम्हारा कोई और काम करने को दिल नहीं करता? रीडिंग करने में क्या इतना अच्छा लगता? तो वो कहती है कि कभी सोचा नहीं। तो वो पूछती है कि क्या तुमने कभी स्कूटी वगैरह कुछ चलाया? तो वो बताती है कि नहीं, मैंने कभी भी कुछ नहीं चलाया, क्योंकि वो कभी बाहर खेलने भी नहीं गई थी। अब मॉम को ये होता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तो वो पूछती है कि क्या डैड ने मना किया? तो वो बताती है कि हाँ, डैड कहते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब उसकी ये बात सुनकर मॉम पूछती है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जाना चाहती हो या घूमना चाहती हो? अब वहाँ से तो ये सीन कट हो जाता और दानो जब वापस घर आ रहा होता है तो मॉम बाहर ही बैठ कर योंदो के साथ खेल रही होती है। ये देखकर पहले तो स्माइल कर रहा होता है, फिर योंदो को अपने पास बुलाता और उसे हक करता है और पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? तो कहती है कि हाँ, कह सकते हैं कि मैंने आपको मिस किया। अब मॉम इसके पास आती है और कहती है कि कल 10 बजे तैयार हो जाना, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। आगे की दानो की कोई भी बात नहीं सुनती, जबकि दानो तो कल बिजी था और कहती है कि मुझे कोई भी एक्सक्यूज या कुछ भी नहीं जाना, बस आ जाना। ये कहकर अपने घर चली जाती है। इधर सौक्यो दिखाई जाती है जो सेओंग्यो के पास आई होती है और उसके पास अपने वाले उसी प्लांट को देखकर पूछने लगती है कि तुमने अभी तक इसे रखा हुआ है? तो वह कहता है कि हाँ, तुमने दिया था तो क्यों ना रखा होता। तो उसकी कंडीशन को भी देखते हो, बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है और कहती है कि बड़ी बात है, तुमने तो बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखा। सेओंग्यो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ताकि वो वापिस से कोई प्लान डेट ना लेकर आए। तो वह कहती है कि पहली वाली प्लान डेट को तो मैं किसी न किसी तरह खत्म कर लूंगी, पर अभी के बाद मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती, इस बात को सीक्रेट रखना चाहती हूँ। अब सेओंग्यो को ये होता है कि ये बात क्यों नहीं बताना चाहती। तो वह कहते हैं कि बता देना चाहिए ना। तो वह कहती है कि नहीं, अभी तो हमने डेट करना स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता बता देंगे, कोई मसला नहीं है, पर अभी के लिए किसी को नहीं। सेओंग्यो को अच्छा तो नहीं लगता, बट फिर भी वो कह देता है कि ठीक है, ये राज आज ही रहेगा। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि सौक्यो जब सोकर उठते हैं तो सबसे पहले रूम की विंडो ओपन करके सेओंग्यो को आवाजें देने लगती है, पर आगे से तो उसकी मॉम आ जाती है जो इसके रूम में रूम की सफाई करने के लिए आई हुई थी और वो बताती है कि वो तो सुबह में ही काम के लिए चला गया था, क्या तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी? तो कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी थी। और सेओंग्यो की मॉम को तो आज ही पता लगा था कि इनकी विंडोज इतनी पास है, तो कहने लगती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे से दूर रहना भी चाहो तो दूर नहीं रह सकते, इतनी पास है कि एक दूसरे के पास जाकर किस भी कर सकते हो। अब सौक्यो को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, बट कहने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये विंडो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे यहाँ से सेओंग्यो नजर आता है और सेओंग्यो को भी ऐसा ही फील होता होगा। यह सुनते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा फील होता होगा, पर तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छे से रहना चाहिए। चलो मैं जाती हूँ, मुझे थोड़ा नीचे काम है। तो ये भी आंट को बाय कर देती है और वो भी विंडो बंद करके चली जाती है और ये भी जल्दी से विंडो को बंद कर देती है। अब ये जब सौक्यो को कॉल कर रही होती है तो इस कॉल को नायोन देख लेती है। उसे सौक्यो की कॉल आते हुए सेओंग्यो के मोबाइल पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, वो खुद ही कॉल को कट कर देती है और ये चीज दूर से सेओंग्यो भी देख लेता। वो आकर नायोन से पूछता है कि तुमने अभी क्या किया और मोबाइल पकड़ कर देख भी लेता है कि उसने सौक्यो की कॉल को कट किया है। तो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि ये तुमने गलत किया है और ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो कहने लगती है कि सॉरी, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, पर आपको पता है ना मैं आपको लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे 50% वाला लाइक करते हो, 50% तुम्हारा जोक होता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं सच में सीरियस हूँ। ये सुनकर सेओंग्यो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी अपनी क्लासमेट समझता था, पर मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसा आज तुमने काम किया, और मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं किसी को लाइक करता हूँ। इस बात का एहसास मुझे काफी टाइम बाद हुआ है, पर हो गया है। तो कहने लगती है कि क्या कोई ऐसी है जिसे मैं जानती हूँ। अब इस बात को लेकर सेओंग्यो उसे कुछ भी नहीं बताता, पर उसने इनडायरेक्टली नायोन को मना कर दिया हुआ था। और यहाँ पर सौक्यो जो सेओंग्यो के मैसेज या कॉल का वेट कर रही होती है, उसका मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारी कॉल नहीं पिकी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, क्या हम मूवी देखने के लिए जाएं? उसके मैसेज को ये देखकर खुश होकर कहती है कि हाँ, अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि वो ऑफिशियली उसको डेट के लिए इनवाइट कर रहा था। और यहाँ पर नेक्स्ट डे के 10 भी बज चुके थे और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर दानो योंदो को लेकर आ जाता और योंदो भागकर मॉम के पास जाती है। मॉम सामान दिखाते हुए कहने लगती है कि मुझे जरूरत तो नहीं है बताने की कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये कहकर योंदो के साथ आगे निकल जाती है कि तुम ये सामान लेकर आओ। अब तीनों कार से अपनी ट्रिप के लिए पहुंच जाते हैं। जहाँ पर पहुंचते हैं वहीं पर अपना सारा सामान निकाल लेते हैं और मॉम अकेले ही टेंट लगा रही होती है। उसने टेंट लगा लिया था और ये दोनों बैठकर उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। फिर दानो काम करने लगता है, वो इनके लिए खाना बना रहा होता है, ये दोनों बैठकर उसे देख रहे होते हैं। अब वाटर गन लेकर ये साथ में काफी ज्यादा मस्ती वगैरह करते हैं और इसी में काफी गीले भी हो चुके थे, इसलिए दानो भी साथ में जो हेयर ड्राई लेकर आया था उसको कार से कनेक्शन देने के बाद उन्हें चला कर देता है। पहले तो योंदो के हेयर ड्राई करता और फिर मॉम को देखकर कहता है कि तुम्हारे भी बाल गीले हैं, तुम्हें भी अपने आप को ड्राई कर लेना चाहिए। तो कहने लगती है कि मैं खुद को खुद कर लूंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद अपने हाथ में हेयर ड्राई देखता है तो कहने लगता है कि हाँ तुम ही करो। ये कहकर उसे दे देता। वो जब अपने हेयर ड्राई कर रही होती तो ये भी उसे जैसे ही देखता है तो उसकी शर्ट गीली होती, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी नजर आ रही होती। ये देखकर अपनी शर्ट उतार के उसके ऊपर दे देता। कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम्हें सर्दी लग रही होगी। पहले तो ये खुश हो रही होती है, बट बाद में इसे ये बात रियलाइज होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। और इधर सौक्यो जो मूवी देखने के लिए पहुंच जाती है, पर सेओंग्यो तो बैठकर काम कर रहा होता है। उसे काम करते देखकर पूछने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरे मन में एक आइडिया आया था तो मैं लिखने के लिए बैठ गया, मुझे ये लगा कि मैं भूल ना जाऊं बाद में। तो वो पूछती है कि कितने टाइम में ये काम हो जाएगा और उसके काफी ज्यादा क्लोज होती है। तो वो बताता है कि ये काम मूवी स्टार्ट होने से पहले हो जाएगा। तो पूछने लगती है कि क्या मुझे पॉपकॉर्न लेकर आने चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो कहती है कि चलो ठीक है। ये कहकर वहाँ से उठकर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चली गई थी, बट इसे काफी अजीब लग रहा होता है कि वो तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा। अब दोनों साथ में मूवी तो देख रहे होते हैं, बट बाकी कपल्स की तरह हक करके इस तरह मूवी नहीं देख रहे थे और ना ही एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते हैं। और ये सब
सब देख देख कर सोक्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब पता नहीं ऐसी क्या रीजन थी जिसकी वजह से सेओंग्यो ऐसा कर रहा था। और इधर मॉम दिखाई जाती जिसकी गोद में सर रखकर योंदो सो रही थी। अब योंदो को सोए हुए देखकर मॉम कहती है कि हमें 30 मिनट यहाँ पर और रुक जाना चाहिए ताकि ये थोड़ी नींद पूरी कर ले। अब दोनों भी रुकने के लिए तैयार हो जाता है। फिर योंदो को इसके पास से उठाकर दूसरी जगह पर लिटा देता और कहता है कि वो काफी भारी है, तुम थक जाओगी। अब ये योंदो के बारे में दानो से बात करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें योंदो को बाहर जाने देना चाहिए, उसको बाहर की जिंदगी को भी इंजॉय करना चाहिए, सारा टाइम थोड़ी ना घर पर रह सकते, क्या तुम उस इंसिडेंट की वजह से ऐसा करे हो? तो वह कहता है कि हाँ कह सकते हैं, मैं तुम्हारी तरह इतना बहादुर नहीं हूँ जो वापिस से ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाए, इसलिए मैं योंदो को बाहर नहीं जाने देता, पर खैर कोशिश करूंगा। तो मॉम बातों बातों में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं योंदो की मॉम होती। उसकी बात को सुनने के बाद ये थोड़ा नर्वस होकर हंसने लगता है। तो कहती है कि मैं सच में ऐसा कह रही हूँ और यही मैं फील करती हूँ जो मैंने तुम्हें बताया। तो उसकी बात सुनकर ये शौक होकर उसे देख रहा होता है। तो ये दानो से पूछती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? दानो उसे कह देता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता और आइंदा से योंदो तुम्हारे घर पर नहीं आएगी और ना ही तुम योंदो के साथ हैंग आउट करना। मॉम तो बस उससे यही पूछती रह जाती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो और मुझे रिजेक्ट करने की वजह क्या है। पर वो तो अपनी बेटी योंदो को उठाने लगता है कि चलो घर चलते हैं। और इधर सोक्यो और सेओंग्यो दिखाए जाते जो दोनों मूवी देखने के बाद वापस घर आ रहे होते हैं। पर सोक्यो तो सेओंग्यो का हाथ पकड़ना चाह रही होती है, बट आगे से वो इसके हाथ को नहीं पकड़ता और घर के पास पहुंचकर कहता है कि तुम्हें अकेले घर जाना चाहिए, कहीं वापिस से तुम्हारी मॉम हम दोनों को साथ में ना देख ले। तो वह कहती है कि ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा, हम पहले भी तो साथ होते थे। तो कहते हैं कि पहले वाली बात डिफरेंट है और वैसे भी तुमने बोला है कि हमें इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहिए। अब अपनी बात की वजह से सोक्यो उसे कुछ बोल नहीं पाती और इसने बोला था कि मैं एक राउंड लेकर अपने घर पर जाऊंगा, तुम इससे पहले चली जाओ। तो ये भी इसकी बात के बाद अपना घर जाने लगती है, पर इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। और इधर सेओंग्यो के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो डॉक्टर के पास आए हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अल्जाइमर होगा, बट डॉक्टर बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सेओंग्यो के डैड तो यकीन भी नहीं कर पा रहे होते। तो पूछते हैं कि क्या सच में? तो कहते हैं कि हाँ सच में, आप खुद भी देख सकते हैं। तो वो फौरन से स्क्रीन को अपनी तरफ कर लेते हैं। डॉक्टर तो बेचारा घबरा ही जाता है, जिस तरह उन्होंने अपनी तरफ किया था वो बस टूटने ही वाली थी। पर रिपोर्ट को देखकर उन्हें सच में यकीन आ जाता है। बट वो पूछने लगती है कि फिर मैं चीजें क्यों भूल जाती हूँ अगर मुझे ये डिजीज नहीं है? तो कहते हैं कि आपको कोई स्ट्रेस वगैरह मिला होगा, इसी वजह से आप चीजों को भूलने लगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई थी। क्या आपको कोई स्ट्रेस मिला था? तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे मिला था। अब डॉक्टर से चेक करवाने के बाद वो तो सेओंग्यो के डैड से बोली जा रही होती है, बट जैसे वो तो इसकी बात ही नहीं सुन रहे थे, बस अपना आगे जा रहे होते हैं। ये देखकर कहने लगती है कि क्या तुम मेरी बात भी सुन रहे हो या नहीं? वो तो जमीन पर ही बैठ जाते और रोने लग जाते हैं। ये देखकर वो भी परेशान हो जाती है कि आपको क्या हुआ? तो कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो जाएगा और मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बता भी नहीं पाया और तुम मुझे भी भूल जाओगी, बल्कि मुझे भी भूल चुकी हो, मुझे तो ऐसा लग रहा था। उनकी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी, इसी वजह से खुशी के आंसू आई जा रहे होते हैं। अब ये देखकर ये थोड़ी एम्बैरस हो रही होती है क्योंकि आसपास के जो भी लोग होते हैं वो इन्हें देख रहे होते हैं और जो भी गुजर रहे होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि किस तरह डॉक्टर जमीन पर बैठ कर रो रहा है। अब ये भी अपने हस्बैंड के साथ रोने लग जाती है, उसकी ग्लासेस को उतारकर उसके आंसू को साफ करती है और हक करके वापिस से रो रही होती है। और यहाँ सोक्यो दिखाई जाती है जो अपनी कुकिंग क्लास में होती है। आज उन्होंने कुछ अलग बनाना होता है, वही वो बना रही होती है और जैसे ही बनाने के बाद वापस घर की तरफ जा रही होती है या सेओंग्यो के ऑफिस की तरफ जाने का सोचती है। इसलिए सेओंग्यो को कॉल करके उसे बताती है कि मैंने आज कुकिंग क्लास में ये ट्राई किया तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रही हूँ। तो वो बताता है कि मैं तो अभी ऑफिस में नहीं हूँ, बाहर काम से आया हुआ हूँ। वैसे उसको पीछे से आवाज आती तो कहता है कि हम रात में मिलेंगे, मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर उसकी कॉल कट कर देता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।